बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने नेक्स्ट एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो आज के टॉपिक में पहला जो एनर्जी रिसोर्स है वो टाइडल पावर है कि लहरों से जो हमें एनर्जी मिलती है वो टाइडल पावर कहलाती है। टाइड्स ये क्या है? बेसिकली जो समंदर का पानी है वो जब ऊपर और नीचे की तरफ आता है, कभी वो ऊपर की तरफ जाता है, कभी वो नीचे की तरफ जाता है, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, जो लहरें पैदा होती हैं, इनको टाइड्स कहा जाता है। तो राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज़ कॉल्ड एज टाइड्स। तो पानी कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, तो ये हम कहते हैं ये टाइड्स बन रही हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, यानी ये प्रोड्यूस क्यों होती है? जिस वक्त हमारे पास जो चांद और सूरज, इनके जो ग्रेविटेशनल पुल हैं वो पानी को ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इफ़ेक्ट मून का होता है और बहुत कम इफ़ेक्ट सन का होता है। उसकी लॉजिक ये है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि चांद ज़मीन के ज़्यादा करीब है और सूरज चांद से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सूरज का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका असर कम होता है और चांद पे जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका असर ज़्यादा होता है। इस वजह से आमतौर पे जब 14वीं रात का चांद होता है उस वक्त सबसे ज़्यादा समंदर के अंदर लहरें पैदा होती हैं। समंदर का जो पानी है वो आमतौर पर सिर्फ इन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मूव करता हुआ नज़र आता है, वैसे वो स्टेगनेंट वाटर है, खड़ा हुआ पानी है। पानी वो खड़ा हुआ क्यों है? उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ज़मीन के ऊपर सबसे जो ऊंची जगह है वो पहाड़ होते हैं और जो सबसे नीची जगह है वो समंदर होते हैं, और पहाड़ से लेके समंदर की ज़मीन तक जो हमारे पास ज़मीन है वो इस तरह है। तो आपको पता है कि बारिश जब बरसती है तो पहाड़ों पर अक्सर बर्फ़ की शक्ल में जम जाती है या डायरेक्टली वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है या बर्फ़ पिघल के नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो ये जो पानी नीचे की तरफ आता है तो जिस रास्ते से ये गुज़रता है ये फ्रेश वाटर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा दरिया का पानी, नहरों का पानी, झीलों का पानी हर वक्त फ़्लो क्यों करता रहता है? वजह क्या है? ज़मीन ऐसे ही है, ठीक है। ऊपर से नीचे पहाड़ से पानी उतरता है और समंदर में जाके उसकी फाइनल डेस्टिनेशन मंजिल समंदर है। तो समंदर का पानी नीचे वाली जगह पे, इससे आगे वो फ़्लो नहीं कर सकता। लेकिन समंदर का पानी जो मूव करता हुआ नज़र आता है वो इन लहरों की वजह से होता है, जो सूरज के इफ़ेक्ट की वजह से कम बन रही होती हैं लेकिन चांद के इफ़ेक्ट की वजह से ज़्यादा बन रही होती है। इस वजह से जैसे अभी डिस्कस किया, जो 14वीं रात होती है उस वक्त सबसे ज़्यादा लहरें उठ रही होती हैं समंदर के अंदर। तो आम तौर पे समंदर का पानी जब ऊपर और नीचे होते हैं इसको हम कहते हैं ये टाइड्स बन रही है। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये जो टाइड्स बन रही है, कभी पानी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, जो चेंजिंग टाइड्स हैं ये पानी को आमतौर पे या ज़मीन के करीब लेके आते हैं या ज़मीन से दूर लेके आती हैं। कैसे? जैसे अक्सर आपने देखा होगा समंदर के किनारे पानी कभी आ रहा होता है, कभी वापस जा रहा होता है। तो यही मतलब है टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द लैंड। ये होता क्यों है? क्योंकि जिस वक्त लहर ऊपर की तरफ उठती है तो ये पानी इकट्ठा होता है, तो इधर से भी पानी इकट्ठा होके आता है, इधर से भी पानी इकट्ठा होके आता है। तो जब लहर बनती है तो पानी ऊपर जाते तो पानी अवे फ्रॉम द लैंड चला जाता है, लेकिन जब वो लहर गिरती है तो यही पानी दोबारा वापस इधर आ जाता है। तो इस वजह से जो ज़मीन है कभी पानी वापस जा रहा होता है, कभी ज़मीन की तरफ आ रहा होता है। तो यही मतलब है कि चेंजिंग टाइड्स ड्राइव द वाटर टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द लैंड। अब ये जो टाइडल पावर है इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर? आमतौर पे जैसे ये लैंड ड्रा कर रहा हूँ, ये लैंड है, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते इसकी ज़मीन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और यहाँ सपोज मैं कहता हूँ कि ये समंदर का पानी, ये सी वाटर है। आमतौर पे जो टाइडल बैराज है या टाइडल पावर स्टेशन है वो यहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये टाइडल पावर स्टेशन है और इस टाइडल पावर स्टेशन में जो मेन कंपोनेंट है वो ये वाला हिस्सा है, ये टाइडल बैराज है। इसको हम कहते हैं टाइडल बैराज। और इस टाइडल बैराज के बिल्कुल नीचे
यहाँ टरबाइन लगाई जाती है। और एक जो रूल हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी टरबाइन चलेगी तो वो टरबाइन का घूमना वो कनेक्टेड होता है जनरेटर की कॉइल के साथ। जनरेटर की कॉइल घूमेगी, ऑटोमेटिकली जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसने घूमना है। ये कैसे घूमती है? सबसे पहले जो समंदर का पानी है, इससे जब लहर ऊपर उठती है, ऐसे ऊपर की तरफ उठती है, तो टाइडल बैराज से जब पानी, जाहिर बात है, अब यहाँ जो स्पेस बनाई जाती है इस जगह को हम कहते हैं बेसन। यानी टाइडल बैराज के एक तरफ समंदर का पानी होता है, एक तरफ खाली जगह होती है, उस खाली जगह को क्या कहा जाता है? बेसन कहा जाता है। तो जब लहर उठी तो इस लहर के पानी ने फिर बैराज से गुजरता हुआ बेसन की तरफ जाना है। तो ये गुजरेगा ये टरबाइन वाली जगह से, ऐसे ये टरबाइन वाली जगह से गुजरेगा। और जब ये पानी टरबाइन के पास से गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है टरबाइन चलेगी और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और ये पानी किस में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा? बेसन के अंदर। और ये उस वक्त तक यानी इकट्ठा होता रहेगा जब तक दोनों का लेवल, अच्छा, जिस वक्त इसमें पानी, इस तरफ बेसन में पानी एक्मुलेट होना शुरू हो गया और तो ऑटोमेटिकली जब काफ़ी हद तक पानी एक्मुलेट हो जाएगा तो टाइडल बैराज के जो गेट हैं उनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि समंदर के पानी में लहर उठी, पानी उस लहर की वजह से इधर आना शुरू हो गया और पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। ठीक है। और जब ये पानी इधर से बेसन की तरफ जा रहा था तो इसने टरबाइन को चलाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अब जो ही पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, गेट को कर दिया गया बंद। अब इस लहर ने वापस नीचे की तरफ गिरना है, यानी लो टाइड्स आ जाएगी। जब ये नीचे की तरफ गिरेगी तो अब हम कहेंगे ये लो टाइड लेवल है। अच्छा, जब ये लो टाइड लेवल पहुंचता है फिर हम इस गेट को ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पानी काफ़ी जो इकट्ठा हो चुका था हायर टाइड्स की वजह से, अब ये वापस पानी आना शुरू हो जाता है। फिर जब ये वापस पानी आएगा टरबाइन को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यानी आप कह सकते हैं जब हाई टाइड हुआ टुवर्ड द बेसन जाएगा, टरबाइन चलेगी। जब लो टाइड्स हुई तो बेसन से टरबाइन के चलाते हुए वापस समंदर के अंदर आएगा। तो इस तरह ये पानी कभी बेसन की तरफ जा रहा होता है, कभी आप कह सकते हैं सी वाटर की तरफ जा रहा होता है। तो जब भी एक क्रॉस द फ्लो मूवमेंट होगी तो टरबाइन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम इसी टाइडल पावर को डिस्कस करें तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि टाइड्स ने पैदा होना है, कभी हाई टाइड्स बनेगी, कभी लो टाइड्स बनेंगी। और यही डिफरेंस ये टाइडल जो पावर स्टेशन है वो इस्तेमाल करता है। तो यही बात हमने डिस्कस करनी है कि डिफरेंस इन हाइट ऑफ वाटर एट हाई एंड लो टाइड्स इज मेड यूज इन टाइडल पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वर्किंग कैसे होगी कि टाइडल पावर स्टेशन के अंदर एक टाइडल बैराज होता है। जब पानी बैराज से गुजरता है तो टरबाइन को चलाता है। अब बैराज से कैसे गुजरेगा कि समंदर का पानी बेसन की तरफ जाएगा, बेसन का पानी समंदर की तरफ आएगा। तो ये टाइडल बैराज से होता हुआ गुजरेगा तो टरबाइन को चलाएगा, टरबाइन से जनरेटर पर की तरफ जाएगी एनर्जी, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास टाइडल पावर है और ये इस तरह काम करती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा टाइड प्रोड्यूस होती है वो दुनिया में बहुत कम इलाके हैं। और दूसरा टाइडल पावर स्टेशन ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा है बनिस्बत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या विंड मिल के। तो इस वजह से दो बड़े ड्रॉबैक्स हैं जो इसको टाइडल पावर स्टेशन को, लेकिन चूँकि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, अब ना चांद ख़त्म हो सकता है ना सूरज ख़त्म हो सकता है क़यामत के दिन तक, तो इस वजह से ये एनर्जी इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी जो आजकल दुनिया में एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव भी है और दूसरा एक्सप्लॉइटेड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है कि जब न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियर फिशन, तो ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस के टूटने से प्रोड्यूस हो वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियस आमतौर पे उन एलिमेंट जो हैवी मेटल्स हों और दूसरा अनस्टेबल हों। तो हैवी मेटल्स, हैवी एलिमेंट और अनस्टेबल एलिमेंट, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है यूरेनियम। यूरेनियम ठीक हो गया। अच्छा, जब यूरेनियम के मॉलिक्यूल पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में
इसका बड़ा न्यूक्लियस होता है, यानी बिग न्यूक्लियस, यूरेनियम का बड़ा जो न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियाई, ये जब टूटेगा तो स्मॉलर न्यूक्लियाई बनेंगे, स्मॉलर न्यूक्लियाई बनेंगे दो, जैसे आमतौर पे बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं। लेकिन इस ब्रेकेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, और ये न्यूक्लियर एनर्जी वो सोर्स है जो सूरज के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज में न्यूक्लियर फिशन ही हो रही है, जिसकी वजह से सूरज के अंदर मुसलसल एनर्जी क्या प्रोड्यूस हो रही है। और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम की बात करें, तो जब इसमें न्यूक्लियर फिशन होता है तो तकरीबन 600 गैलन ऑयल से की बर्निंग से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो 1 ग्राम यूरेनियम प्रोवाइड करता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, तो वर्किंग की अगर हम बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर फिशन, और ये काम जिसमें हो रहा है उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है, ये फिर क्या करती है, ये वाटर को हीट अप करेगी, जिससे वेपोराइजेशन ऑफ वाटर होगी, स्टीम बनेगी, गैस बनेगी। और स्टीम जब प्रेशर के साथ टरबाइन की तरफ जाएगी तो टरबाइन को चलाएगी, और टरबाइन फिर आगे जनरेटर से कनेक्टेड होती है, जनरेटर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सिंपल मेथड है कि जो न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी निकली है वो कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू स्टीम होगी, फिर ड्राइव स्टीम टरबाइन। तो ये मखसूस किस्म की टरबाइन होती हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेनिफिट्स ये है, देखें अगर 100 ग्राम ऑयल बर्निंग करे तो कितनी ज़्यादा अमाउंट गैस की बाहर निकलती है, ऑलमोस्ट 1/4 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो इस तरह की कोई वेस्ट गैस नहीं निकलती। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो इसका एक्सपेंसिव होना है। एक तो न्यूक्लियर मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और दूसरा जो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया है ये सिर्फ 30 साल के बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप कह सकते हैं लिमिटेड अमाउंट के लिए, टाइम के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे ये हमने टाइडल या विंड पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जो परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो उनकी तरह ये एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर एनर्जी देता है, ये लिमिटेड टाइम के लिए देता है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है, इसकी एज का फैक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर ओनली लास्ट फॉर द 30 ईयर्स। और दूसरी चीज़ आपको पता है कि ये सारे चूँकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और इनसे रेडिएशन निकल रही होती हैं, और बाद रेडिएशन कार्सिनोजेनिक कैंसर काजिंग होती हैं। तो इस वजह से आमतौर पे वो जगह जहाँ न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शन हो रहे हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आमतौर पे आबादी से दूर है, और बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स यहाँ अडॉप्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई हादसा हो गया, तो अगर वो आबादी के दरमियान में हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो सकती है। जैसे 2011 के अंदर जापान के अंदर एक हादसा हुआ था, उसके शहर में न्यूक्लियर रिएक्टर फटा तो सराउंडिंग में काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई। तो बहरहाल सेफ्टी मेजर इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, शुड बी टेकन टू अवॉइड रेडिएशन पॉल्यूशन, क्योंकि इसकी जो रेडिएशन की जो पॉल्यूशन है वो भी इवन ख़तरनाक हो सकती है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है। और सबसे एंड पे आज के लेक्चर में जियोथर्मल एनर्जी, मुराद क्या है कि ज़मीन के अंदर की जो एनर्जी है, जियो ज़मीन को कहा जाता है, थर्मल एनर्जी को कहा जाता है, हीट को कहा जाता है। ये आपने एक थ्योरी का नाम सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी, जो ये कहती है कि ये जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सियारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो सारे के सारे सूरज के अंदर धमाका हुआ, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े निकले, उन टुकड़ों की वजह से ये सियारे बने हैं। उनमें से एक टुकड़ा ज़मीन का भी है। तो जिस वक्त ये शुरू के अंदर था तो ये एक पूरा आग का गोला था, ठीक है। लेकिन सूरज से इतनी दूर चला गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बाहर की सरफेस क्या होना शुरू होगी, ठंडी होना शुरू होगी। तो इसके अंदर हीट आज भी मौजूद है, और ये इतनी ज़्यादा हीट है कि यहाँ जितने भी मेटल्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में हैं, और इवन जो गैसेस है वो प्लाज्मा की शक्ल में भी हैं। मैग्मा के एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम।
तो यहाँ प्लाज्मा की शक्ल में, और आपको पता है प्लाज्मा उस वक्त बनता है जब सॉलिड को हीटअप किया जाए, लिक्विड को हीटअप किया जाए, गैस को हीटअप किया जाए, तो हमारे पास प्लाज्मा बनते हैं। तो इतनी ज़्यादा हीट है कि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें प्लाज्मा की शक्ल में मौजूद। तो ये बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है। तो इसी हीट को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। नेचुरल हीट एनर्जी ट्रैप्ड अंडरग्राउंड इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। इसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। और ये मुख्तलिफ ज़मीन के हिस्सों के अंदर बाहर भी निकल रही होती है, जैसे वोल्कानोज लावे की शक्ल में बाहर आ रही होती है, हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मों की शक्ल में ये बाहर गीज़र गर्म पानी के जो फुआरे होते हैं उनकी शक्ल में ये बाहर आ रही होती है। तो मुख्तलिफ हिस्सों के दुनिया के अंदर ये बाहर आ रही होती है। अच्छा, वो इलाके जिनमें ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़मीन की सरफस के ऊपर आती है, तो अंदर की तरफ, लेकिन दुनिया के बाद हिस्सों में ये जो सरफस की तरफ आती है, तो उनमें सबसे जो मशहूर है वो न्यूजीलैंड और आइसलैंड है। हॉट वाटर और स्टीम वाटर कैरिंग एनर्जी कम आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे न्यूजीलैंड है और आइसलैंड है। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यानी आमतौर पे ये 2-3 तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। एक तो तरीका ये है कि जो फुआरा बाहर की तरफ आए, उससे निकलने वाली जो हीट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक शावर बाहर की तरफ आया, तो इससे बहुत ज़्यादा स्टीम बाहर आती। तो आमतौर पे जगह का तो हमें पता होता है कि इस जगह से शावर निकल रहे होते हैं, तो यहाँ एक बड़ा सा पाइप लगा दिया जाता है। उस पाइप के अंदर ये स्टीम जाती है, वो फिर टरबाइन को चलाती है। टरबाइन से आप कह सकते हैं जनरेटर कनेक्टेड होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरा तरीका यह है कि ज़मीन के नीचे कुछ पाइप जहाँ जियोथर्मल एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, वो हीट से गुजरती है और गर्मी ज़मीन की हीट की वजह से वो स्टीम बनता है। इस स्टीम को फिर बाहर लेके आया जाता है, जिससे टरबाइन चलाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं जो इस एनर्जी से जनरेटर तक एनर्जी पहुंचती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसके बेनिफिट तो ये है, फ्री हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल है, यानी ये ख़त्म होने मुश्किल है, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी काफ़ी सारे न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शन हो रहे हैं, न्यूक्लियस टूट रहा है और ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये ख़त्म होना इसका नामुमकिन है। लेकिन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा ये है कि जहाँ से लावा निकलता है, जहाँ से गर्म पानी के चश्मे निकलते हैं या जहाँ से गर्म पानी के फुआरे निकलते हैं, तो वहाँ आसानी से लोग आबाद होना नहीं चाहेंगे। अब लावे वाली जगह पे तो कोई नहीं आबाद होना चाहेगा। तो इस वजह से अगर हम इस एनर्जी को इस्तेमाल भी कर लें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा भी लें, तो उस बिजली को फिर आबादी तक लेके आना बहुत मुश्किल है। तो साइट फार अवे फ्राम द कंज्यूमर्स, तो जिन लोगों ने बिजली इस्तेमाल करनी है वो बहुत दूर रहते हैं। इस वजह से हार्नेसिंग का मतलब कल भी बताया था कि यूज़ करना है ऑफ एनर्जी इम्प्रैक्टिबल, कि हम इसी वजह से, क्योंकि कंज्यूमर बहुत दूर हैं, इस वजह से इसकी पैदा की हुई बिजली को इस्तेमाल करना आलमोस्ट इम्प्रैक्टिबल है। और दूसरा कि इन जगहों पे आमतौर पे सिर्फ पानी वगैरह बाहर नहीं आता या हीट बाहर नहीं आती, बल्कि बहुत ख़तरनाक किस्म की जो गैसेस हैं, जैसे बोरोन है, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र है, ये भी बाहर आ रहे होते हैं, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा एनर्जी का नेचुरल रिसोर्स है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से यानी इस्तेमाल किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत शानदार अंदाज में इसे प्रोड्यूस करवाया जा सके। लेकिन ये जो दो प्रोसेस हैं, टाइडल पावर है और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी है, ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने। यानी आप जितने भी रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे, जो सबसे कम यूटिलाइज़ किया जा रहा है तरीका वो ये है जियोथर्मल एनर्जी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये ख़तरनाक जगहों पे मौजूद है। तो ये 3 एनर्जी के रिसोर्सेज आज हमने डिस्कस किए हैं। बाकी जो 2 रह गए हैं उसके बाद फिर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इन तीनों आर्टिकल्स को फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफ़िज़।